नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। 11th में हमारा चौथा चैप्टर गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन चल रहा था। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक बंकित सड़क पर वाहन की गति लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंकित सड़क होती क्या है, किसे कहेंगे। बंकित सड़क कह सकते हैं, इसके स्थान पर आपको ढालू सड़क भी मिल सकता है। तो ढालू सड़क या बंकित सड़क होती क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। देखिए, एक तो होती है सीधी सड़क, ये इस तरीके से सीधी सड़क है, इसके ऊपर कोई वाहन चलता है। तो देखिए, सीधी सड़क पर चलने वाले वाहन, ये हमने ऊपर से एक वाहन को दिखाया है। इस तरीके से आप उस वाहन को देखिए, समझ लीजिए। ये इस तरीके से वाहन को, अब इस वाहन के ऊपर लगने वाले बलों की बात करता हूं मैं। तो देखिए, वाहन पर नीचे की ओर बल काम करता है mg, ऊपर की ओर बल काम करता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल कैपिटल R। अब देखिए, यदि वाहन को आगे ले जाना है तो इनके टायर के द्वारा फर्श पर, सड़क पर, धरती पर एक बल लगेगा जिसको हम क्रिया कहेंगे। तो इन टायर्स के द्वारा इधर की ओर लगती है क्रिया, इधर क्या लगती है, क्रिया। दोनों टायर्स के द्वारा पीछे की ओर लगती है। तो फर्श के द्वारा इस वाहन पर एक क्रिया के फलस्वरूप एक बल लगेगा जिसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया। और वो जो बल है वो आगे की ओर काम करेगा, घर्षण बल के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? घर्षण बल के रूप में यहां पर आगे की ओर प्रतिक्रिया काम करती है। फलस्वरूप ये जो वाहन है वो गति करता है। सीधी सड़क पर चलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि इसी सड़क पर कोई मोड़ हो, अर्थात सड़क का कुछ हिस्सा वृत्ताकार हो, तब देखिए इस वाहन के पलटने की संभावना होती है। क्यों होगा? उसके पीछे भी हमारी फिजिक्स ही है। ये जैसे हमारे पास में किसी सड़क का हिस्सा है, वृत्ताकार हिस्सा है, इसके ऊपर क्या होता है, जब कोई वाहन चल रहा होता है, ये मैंने यहां पर कोई वाहन दिखाया है, ऐसे कोई वाहन दिखाया है, ये हमने ड्रोन से फोटो ली है, वाहन ऐसे जाएगा। लेकिन होता क्या है, गति का जो पहला नियम है जिसको हमने जड़त्व का नियम कहा, उसमें हमने पढ़ा कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, या उसकी अवस्था में परिवर्तन का वो विरोध करती है। अर्थात वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, और जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में ही गति करना चाहती है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो वस्तु है ये इस दिशा में गति करना चाहती है। वस्तु कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में। ये इसी डायरेक्शन में ही जाना चाहती है, ये इधर मुड़ने का प्रयास नहीं करती। यदि बाह्य बल नहीं लग रहा तो ये ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में नहीं मुड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो होता क्या है, यदि हम इसको फिर भी इसके ऊपर जो मैकेनिज्म है उसकी सहायता से इनके टायर्स को यहां पर इधर घुमा देते हैं, लेकिन ये जो वाहन है, वस्तु है, पिंड है, जिस दिशा में गति कर रही थी उसी दिशा में ही गति करना चाहती है। फलस्वरूप ये जो वाहन है वो इस रोड से बाहर की ओर, जिधर वृत्ताकार पार्ट है उसके केंद्र से दूर की ओर पलटने की संभावना रहती है, इसके फिसलने की संभावना रहती है। तो कई बार ये जो सड़क है वो समतल सड़क है, ऐसे है क्षैतिज सड़क, इस पर कोई वाहन चल रहा है तो ये इधर इसके पलटने की संभावना रहती है, इसके फिसलने की संभावना रहती है। ओके, क्यों होगी ऐसी स्थिति? ये हमारा पहला नियम है। गति के पहले नियम में हमने यही पढ़ा
कि वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में ही गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, तो इसके पलटने की संभावना रहती है। तो देखिए, इसको पलटने से रोकने के लिए या पलटने की संभावना को कम करने के लिए रोड के एक हिस्से को, यह हिस्सा तो क्षैतिज पर यूं ही बना रहता है, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। देखो ध्यान देना, ये एक हिस्सा क्या हो जाएगा, जैसे ऐसे सड़क है, ऐसे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने, ऐसे सीधी सड़क है, वर्ताकार सड़क है, ऐसे वर्ताकार, तो इसका क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा तो ऐसे ही रखते हैं और इस वाले हिस्से को ऐसे उठा लेते हैं। देखो ऐसे, फिर ये सड़क है ना वो ऐसे रहेगी, ऐसे। आपने देखा होगा कि सड़क पर जब कोई मोड़ होता है तो उसका अंदरूनी हिस्सा है वो नीचे होता है, बाहरी हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो क्षैतिज के साथ में बाहर वाला जो हिस्सा किनारा है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसी सड़क को हम ढालू सड़क या बंकित सड़क कहते हैं। तो ढालू सड़क या बंकित सड़क का मतलब क्या है वो क्लियर हो जाना चाहिए। ढालू या बंकित सड़क, जब सड़क पर कोई मोड़ हो, सड़क का कुछ हिस्सा वृत्ताकार हो, तब ही होती है, ताकि वाहन के बाहर की ओर पलटने की संभावना, फिसलने की संभावना पहले की तुलना में कम हो जाए। ओके, तो बंकित सड़क का मतलब है वर्ताकार सड़क का बाह्य हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जिसको हम बंकित सड़क या ढालू सड़क कहते हैं। ओके, ऐसे सड़क के ऊपर हम वाहन को गति करवाएंगे और देखेंगे कि उसकी अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है कि जहां तक उसके पलटने की संभावना नहीं हो। ओके, हम इसमें कुछ कंडीशंस भी यहां पर देखेंगे कि जब घर्षण बल नहीं हो तब अधिकतम वेग कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें ढलान नहीं हो तब इसकी अधिकतम वेलोसिटी कितनी हो सकती है। सारी सब कुछ कंडीशंस आज की इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, चलिए अब हम इस वीडियो की विधिवत शुरुआत करते हैं। बंकित सड़क, सबसे पहले तो हम बात करते हैं बंकित सड़क कि यदि सड़क वृत्ताकार है तो उस वृत्ताकार सड़क का जो बाहरी हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, जिसको हम बंकित सड़क कहते हैं। वृत्ताकार सड़क का बाहरी हिस्सा क्षैतिज से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, क्षैतिज से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, उठा होता है। ऐसी सड़क को, ऐसी सड़क को बंकित सड़क, बंकित सड़क या ढालू सड़क कहते हैं। बंकित सड़क कह सकते हैं या ढालू सड़क कहा जाता है। ओके, अब यहां पर हम एक वाहन लेकर चलेंगे और वाहन का जो द्रव्यमान है वो हम स्मॉल एम, वाहन का, देखिए क्या क्या चीजें लेकर चल रहे हैं, वाहन लेकर चल रहे हैं, तो वाहन का जो द्रव्यमान है वो मैं लेकर चल रहा हूं स्मॉल एम। वाहन का वेग, वाहन का वेग किसी क्षण विशेष पर जब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं तब इसकी वेलोसिटी हम v लेकर चल रहे हैं। मोड़ की त्रिज्या, जो हम वृत्ताकार मोड़ की बात कर रहे हैं उस मोड़ की त्रिज्या हम स्मॉल r लेकर चल रहे हैं। त्रिज्या कितनी लेकर चल रहे हैं, स्मॉल
आर लेकर चल रहे हैं। यहां पर जो घर्षण गुणांक है वो स्थितिक घर्षण गुणांक, अधिकतम घर्षण गुणांक है घर्षण गुणांक, उसको हम सड़क और गाड़ी के बीच में जो घर्षण गुणांक है उसको मैं म्यू एस लेकर चल रहा हूं। कुछ राशियां जो हमारे यूज में आएगी मैंने पहले ही पुट कर दी है। अगले पेज पर मैं आपको गाड़ी के वाहन की गति को समझाता हूं। आप यदि उस वाहन को, रोड को साइड से देखें तो एक तरफ से ऊंची उठी हुई नजर आएगी, दूसरी तरफ से नीचे दबी हुई नजर आएगी। आप इस तरीके से देखेंगे, ये हमारे पास में वाहन के गति हो रही है, बंकित सड़क है, ये ऐसे है, वाहन यहां मौजूद है। एक बार वाहन को दोबारा निर्मित करेंगे। ये इस तरीके से दोनों टायर हैं, आगे से इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी दो हेडलाइट आपको दिखाई दे रही होगी। ये इस तरीके से इसको बैठकर कोई व्यक्ति चला रहा है, एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, या आप किसी वाहन को इस तरीके से देख पा रहे हैं जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, जो कि v वेग से गति कर रहा है, सड़क पर इस तरीके से मोड़ है। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस वाहन पर लगने वाले बलों की स्थिति हम यहां पर देख लेते हैं। जो बंकित सड़क है वो क्षितिज के साथ में थीटा कोण बनाए हुए हैं, तो बंकन कोण हम कह देंगे, ये जो एंगल है वो है थीटा। वो कितना है? थीटा। तो अब देखिए इसके ऊपर लगने वाले बल कौन कौन से हैं, कितने बल लग रहे हैं, किधर किधर काम कर रहे हैं, उनको भी देख लीजिए। एक बल तो इधर की ओर काम करता है, नीचे की ओर। एक बल इस पृष्ठ के लंबवत काम करता है, इधर की ओर। एक बल इधर काम करेगा, अब केंद्रीय बल, और एक बल इधर काम करेगा, घर्षण बल। चलिए एक बार देखें। ये बल तो काम कर रहा है एम जी, नीचे की ओर, ये तो फिक्स है। बाहर की ओर, वर्ताकार पथ से बाहर की ओर काम करता है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। अब केंद्रीय बल ये है प्रतिक्रिया बल आर, और इधर काम करता है घर्षण बल एफ एस मैक्सिमम, एफ एस मैक्सिमम। ये बल काम कर रहे हैं वाहन पर। अब देखिए अध्ययन करने हेतु इन बलों को हम घटकों में वियोजित करेंगे। इनका हम क्या कर देंगे? घटकों में वियोजन करेंगे यहां पर। तो देखिए इसका इस डायरेक्शन में घटक, यहां पर आप ध्यान दें, इस बल का इस डायरेक्शन में घटक ये हो जाएगा, इस डायरेक्शन में घटक ये हो जाएगा। इस प्रतिक्रिया बल का घटक भी आप देख लीजिए ऐसे। अब यहां पर एक बार एंगल में क्लियर कर लेता हूं। यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और ये हमारे पास में हो जाएगा थीटा। देखो ये एफ एस मैक्सिमम है, इसका थीटा वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में इसका हो जाएगा एफ एस साइन थीटा, क्योंकि थीटा वाली डायरेक्शन में कॉस लग जाता है, इधर क्या लग जाएगा? साइन लग जाएगा। इधर तो लगेगा कॉस, इधर लग जाएगा साइन, तो एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा, एफ एस मैक्सिमम कॉस थीटा। आर के भी घटक देखिए, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, आर थीटा वाली डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा कॉस, लग जाएगा इसमें आर कॉस थीटा। इधर क्या हो गया? आर कॉस थीटा। एक घटक इस प्रतिक्रिया बल का इधर भी होगा, तो वो इसी में ही ऐड हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस
आर साइन थीटा, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। यहां तक आपको ये जो चित्र है वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा काम डायग्राम का ही है। डायग्राम आपको आ जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको आ जाते हैं, तब फिर कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलिए आमने सामने के बलों को हम इक्वल पुट कर देंगे तो नीचे की ओर कौन कौन से बल लग रहे हैं देखिए, एम जी प्लस एफ एस मैक्सिमम साइन थीटा बराबर है आर कोस थीटा के, आर कोस थीटा। तो यहां पर अपने पास में एम जी किसके इक्वल आ गया, आर कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। दूसरा बल देखें, इधर काम कर रहा है एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर, ये बल बराबर होगा उस तरफ लगने वाले दोनों बलों के योग के। तो एफ एस कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 अपने को प्राप्त हो चुकी है। समीकरण 2 के अंदर 1 का भाग लगा दीजिए। समीकरण 2 भाग 1 से, 2 भाग 1 से 2 के अंदर यदि हम 1 का भाग लगा दे तो एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर बटेवा एम जी बराबर एफ, या इसको मैं यहां से ही एफ एस ही लिख देता हूं, एफ एस कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा अपॉन अपॉन एम जी वाली वैल्यू ये रही आर कोस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। ओके, m से m कैंसिल हो गया, देखिए आप इसको देखते जाइए, क्लियर हो जाएगा। m से m क्या हो जाएगा, क्लियर हो, कैंसिल हो जाएगा। तो v स्क्वेयर अपॉन में आर जी रह गया बराबर, यहां से देखिए पूरी इक्वेशन के अंदर हम cos थीटा का भाग लगा देंगे तो यहां तो रह गया एफ एस, एफ एस को हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू आर, म्यू एस इंटू आर। cos थीटा का भाग लगाएंगे तो cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर cos थीटा का भाग लगाएंगे साइन थीटा बट्टे में cos थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ओके, इसमें cos थीटा का भाग लगाएंगे तो वो तो हो गया 1, एफ एस की जगह मैंने लिख दिया है म्यू एस इंटू आर, साइन थीटा में cos थीटा का भाग लगेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, ये अपने पास में आ चुका है तो v स्क्वेयर बराबर आर जी इंटू में हमारे पास में क्या आ रहा है, ऊपर से इन दोनों में से हम r कॉमन ले लेंगे तो म्यू एस प्लस टेन थीटा रह जाएगा अपॉन यहां पर 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा रह जाएगा। ओके, ये हमारे पास में आ जाएगा। आर ऊपर से भी कॉमन लिया और नीचे से भी कॉमन लिया, दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, v बराबर अपने पास में कितना आ गया, अंडररूट में ये सारी चीजें आ गई है, v बराबर इनका अंडररूट हो जाएगा तो म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, ये हमारे पास में आ गया ढालू या बंकित सड़क पर वाहन की गति, ढालू या बंकित सड़क पर वाहन की गति। इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखें, दिमाग में फिट रखें कि एक ढालू सड़क है जो कि 37 से थीटा कोण बनाए हुए हैं, सड़क और वाहन के बीच का घर्षण गुणांक म्यू एस है,
सड़क जो कि एक मोड़ है, वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r है, तब उसका जो वेग है वो अंडरूड में म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा के रूट के बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं यहां पर अब कुछ कंडीशंस रखने जा रहा हूं। देखिए क्या है, एक बार फॉर्मूला में यहां पर पुनः पुट कर देता हूं। वाहन का जो वेग है वो अपने पास में आया है आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ओके, ये हमारे पास में वेलोसिटी का सूत्र फॉर्मूला आ चुका है। ओके, अब यहां पर हमारे पास में क्या है, कुछ कंडीशंस है। यदि पहली जो कंडीशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, यदि घर्षण नहीं हो, घर्षण जीरो हो, घर्षण क्या हो, जीरो हो, तब यदि सड़क व वाहन के मध्य, सड़क व वाहन के मध्य घर्षण नहीं हो, घर्षण नहीं हो, घर्षणहीन स्थिति में, तो इसका मतलब हो गया है कि ये जो म्यू एस है इसको आप जीरो ले लीजिए। म्यू एस जीरो लेंगे तो अपने पास वेलोसिटी क्या आ गई है, अंडरूड में आर जी इंटू म्यू एस जीरो प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस जीरो, 1 माइनस जीरो। तो यहां से ये बट्टे वाली राशि तो एक रह गई, ऊपर टेन थीटा रह गया, v बराबर आ गया अंडरूड में आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा, ये हमारे पास में आ गया है। ये वेलोसिटी का सूत्र आ चुका है, प्राप्त हो चुका है। क्लियर। अब देखें एक और कंडीशन यहां पर हम लेते हैं। मान लीजिए कि सड़क ढालू सड़क नहीं है, केवल वर्ताकार सड़क है, घर्षण तो है लेकिन उसमें हमने ढालू सड़क नहीं बनाया है, बंकित सड़क नहीं है, वर्ताकार सड़क पर वाहन की गति कैसी है, समतल वर्ताकार सड़क पर, समतल वर्ताकार सड़क पर वाहन की गति, वाहन की गति, इसका मतलब यह हो गया है कि थीटा बराबर जीरो। वर्ताकार सड़क तो है लेकिन ढालू सड़क नहीं है। ढालू और वर्ताकार सड़क, ढालू का मतलब है वो एक तरफ से ऊंची उठी होगी, उसमें वो ढलान नहीं है, ऐसे है तो वर्ताकार, ऐसे ही घूम रही है, ऐसे घूम रही है, लेकिन उसमें इस तरीके का जो ढलान था पहले वो नहीं है, उस ढलान को हमने जीरो कर दिया है, शून्य कर दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, यहां से आप ध्यान दें, v बराबर अंडरूड में आर जी इंटू म्यू एस प्लस टेन जीरो अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन जीरो। क्या आ गया, टेन जीरो का मान जीरो होता है तो v बराबर अंडरूड में आर जी, ये जीरो हो गया पूरा का पूरा, ये जीरो हो गया, केवल म्यू एस रहा विद्यार्थियों, केवल क्या रहा, तो v बराबर क्या आ गया अपने पास में, समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन का अधिकतम वेग म्यू एस आर जी के रूट के बराबर होता है। क्लियर, v बराबर अंडरूड म्यू एस आर जी। क्लियर। तो विद्यार्थियों ये थी समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की गति, और ये था आज का हमारा वीडियो, आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने बंकित सड़क, ढालू सड़क पर वाहन की गति को देखा। उससे हमने दो कंडीशन लगाकर अलग अलग स्थितियों में वेलोसिटी के फॉर्मूले देखे। ये केवल जब समतल वृत्ताकार सड़क हो तब, और ये जब घर्षण नहीं हो तब, आर जी टेन थीटा का रूट,
ये म्यूएस आरजी जब समतल वृत्ताकार सड़क ही हो। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कणों का मुक्त आरेख, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त कण आरेख लेकर लौटेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, फिजिक्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।